कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मतलब भारत के लिए जो रूल बुक बनी वो आखिर बनी कैसे? ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो दशकों के संघर्ष, जबरदस्त बहसों और एक नए देश के जन्म की कहानी है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है, सबसे बड़ा सवाल, कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के लिए एक रूल बुक कैसे लिखी जाए? मतलब एक ऐसा देश जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां हों, उन सबको एक साथ बांधने वाला एक दस्तावेज कैसे तैयार हो? सच कहूं तो ये चुनौती लगभग नामुमकिन सी लगती थी। इस कहानी को सही मायने में समझने के लिए ना हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। और सबसे दिलचस्प बात या कहिए विडंबना ये है कि भारत के संविधान की जड़ें असल में ब्रिटिश राज के दौरान ही जमनी शुरू हो गई थीं। तो कहानी शुरू होती है व्यापार से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो 1600 में मसालों और कपड़ों का व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहां अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि 1765 आते आते वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, बल्कि एक टेरिटोरियल पावर बन गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर उनका शासन था। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। ये जो टाइमलाइन है ये दिखाती है कि कैसे ब्रिटिश कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया जो कंपनी पर लगाम कसने की पहली कोशिश थी। फिर 1858 में बड़े विद्रोह के बाद सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। और फिर आया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक बहुत ही लंबा और डिटेल्ड कानून था और अंग्रेज़ों ने अनजाने में ही भारत के लिए एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा तैयार कर दिया था। सच तो ये है कि 1935 का ये एक्ट इतना अहम था कि हमारे अपने संविधान का ये एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट बना। तो जब 1947 में अंग्रेज यहां से गए तो वो अपने पीछे खाली पन्ना नहीं छोड़ गए। वो एक पूरा कानूनी और प्रशासनिक ढांचा, एक तरह की स्कैफोल्डिंग छोड़ गए थे। ये कॉम्प्लेक्स लेगेसी थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसने भारत के निर्माताओं को एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर दिया जिस पर एक नए देश की इमारत खड़ी की जा सकती थी। और यहीं से कहानी का अगला और सबसे अहम अध्याय शुरू होता है। ब्रिटिश विरासत तो थी, ठीक है, लेकिन अब भारत के अपने नेताओं के सामने अपनी किस्मत खुद लिखने का एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल काम था। इस बड़े काम को करने की जिम्मेदारी मिली संविधान सभा को। ये कोई आम कमेटी नहीं थी। जरा सोचिए, पूरे भारत के कोने कोने से चुने हुए लोग एक जगह इकट्ठा हुए और उनका काम क्या था? एक ऐसा दस्तावेज बनाना जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों, उनकी आकांक्षाओं को आवाज दे। और इस काम को कितनी गंभीरता से लिया गया, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सभा ने करीब 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, उन्हें समझा। मकसद साफ था, दुनिया भर से जो भी सबसे अच्छे आइडियाज हैं उन्हें भारत के लिए अपनाया जाए। और इसमें वक्त कितना लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, मतलब लगभग 3 साल। 3 साल तक लगातार बहसें हुईं, चर्चाएं हुईं। ये सिर्फ कानून की किताब लिखना नहीं था, ये एक देश की आत्मा को गढ़ने जैसा था। इस पूरे प्रोसेस पर उस जमाने में 64 लाख रुपए खर्च हुए। आज ये रकम शायद कम लगे, लेकिन तब ये बहुत बड़ी थी। और ये दिखाता है कि इस काम को कितनी अहमियत दी गई। ये देश की नींव रखने में किया गया एक जरूरी निवेश था। और इस पूरे महायज्ञ के केंद्र में थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनकी समझ, उनकी दूरदृष्टि और कानून पर उनकी पकड़ ने फाइनल डॉक्यूमेंट को आकार देने में सबसे बड़ा रोल निभाया। इसीलिए उन्हें भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। और ये बिल्कुल सही है। तो इतनी मेहनत के बाद आखिर बना क्या? चलिए अब जरा खुद संविधान को देखते हैं। और सबसे पहली चीज जो किसी को भी चौंका देगी वो है इसका साइज। ये बहुत बड़ा है। जरा ये कंपैरिजन देखिए। अमेरिका का संविधान दुनिया के सबसे पुराने संविधानों में से एक, सिर्फ 7 आर्टिकल्स। और वहीं भारत का संविधान जब बना था 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं थी, ये एक बहुत ही डिटेल्ड, कॉम्प्रहेंसिव गाइड थी। तो सवाल उठता है, भाई इतना लंबा क्यों? इसके पीछे कई वजहें थीं। पहली तो ये कि भारत इतना विशाल और विविधताओं से भरा देश है, तो हर चीज को साफ साफ लिखना जरूरी था। दूसरा, 1935 का जो एक्ट था उसका भी असर था, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ा था। फिर असेंबली में ज्यादातर कानून के बड़े बड़े जानकार थे, तो उन्होंने हर छोटी बड़ी डिटेल पर बहुत बारीकी से काम किया। और एक और बात, केंद्र और सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान बनाया गया था।
अब आते हैं संविधान की एक और बड़ी खूबी पर। वो ये कि ये कितना ग्लोबल था। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर से अच्छे अच्छे आइडियाज़ लिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया। ये बहुत ज़रूरी बात है। जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का आइडिया हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट अमेरिका से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिए गए। और ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, कई देशों से कुछ ना कुछ सीखा गया। ये दुनिया भर के बेहतरीन विचारों का एक संगम था, जिसे भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। और जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था, ये संविधान दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को छानने के बाद बनाया गया है। ये एक लाइन उनकी सोच और मेहनत को पूरी तरह बयां कर देती है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे खास बात पर, कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब ये टिकने के लिए भी बना है और वक्त के साथ बदलने के लिए भी। देखिए, दुनिया में मोटे तौर पर दो तरह के संविधान होते हैं। एक होते हैं रिजिड या कठोर, जिन्हें बदलना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि यूएसए का। और दूसरे होते हैं फ्लेक्सिबल या लचीले, जिन्हें बदलना काफ़ी आसान होता है, जैसे यूके का। दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। तो भारत के निर्माताओं ने क्या किया? उन्होंने एक तीसरा, एक यूनिक रास्ता अपनाया। उन्होंने इन दोनों का एक मिश्रण बनाया। हमारे संविधान के कुछ हिस्से हैं जो बुनियादी हैं, उन्हें बदलना बहुत मुश्किल है। इससे स्टेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन ज्यादातर हिस्सों को वक्त और जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है, और इसी चीज ने इसे आज तक रेलेवेंट बनाए रखा है। यही मतलब है एक लिविंग डॉक्यूमेंट होने का। तो कुल मिला के नतीजा क्या निकला? एक ऐसी रूल बुक जो कॉलोनियल हिस्ट्री से पैदा हुई, जिसे एक नए देश की उम्मीदों ने गढ़ा और जिसे दुनिया भर के ज्ञान से सींचा गया। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये भारत के सफर का एक जीता जागता सबूत है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि 1949 में बनी ये रूल बुक 70 साल बाद भी आज की 21वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को रास्ता कैसे दिखा रही है। ये सवाल इस दस्तावेज की दूरदर्शिता और इसकी रेलेवेंस पर सोचने को मजबूर करता है।